हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी साथी पॉइंट पे। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 4 जिसका नाम है भारत में औपनिवेशिक काल। ये चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं 4 पार्टों में। आज हम इसके देखने वाले हैं पर्सन और क्रियाकलाप। चलिए देखते हैं हमारा पहला पर्सन क्या है। ठीक है, पहला प्रश्न था हमारा उपनिवेशवाद क्या है। ठीक है, इस अध्याय या अपनी जानकारी के आधार पर 3 विभिन्न परिभाषा दीजिए। ठीक है, पहले तो हमें बताना उपनिवेशवाद क्या है, उसके बाद अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग या इस अध्याय के अकॉर्डिंग हमें बताना है इन हम 3 तरह से 3 परिभाषा कैसे लिख सकते हैं उपनिवेशवाद की। तो मैंने आपको बताया था उपनिवेशवाद क्या होता है, जब एक शक्तिशाली देश, ठीक है, दूसरे क्षेत्र या देश पर नियंत्रण कर लेता है और वहाँ के संसाधनों को अपने लाभ के लिए क्या करता है, इस्तेमाल करता है, तो उसी की चीज़ को क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद बोलते हैं। ठीक है, इसकी 3 परिभाषा निम्नलिखित है। जैसे कि पहले राजनीतिक परिभाषा। ठीक है, जब कोई शक्तिशाली देश किसी देश की संप्रभुता छीन के, मतलब कि वहाँ की संप्रभुता छीन के राजनीति में हस्तक्षेप करके और सारे डिसीजन खुद लेने लग जाए। ठीक है, कैसे लोग टैक्स देंगे, ठीक है, किस चीज़ की खेती करेंगे, तो ये हो जाती है उसकी राजनीतिक परिभाषा। ठीक है, जब कोई शक्तिशाली देश किसी देश की संप्रभुता छीनकर उस पर अपना शासन स्थापित कर लेता है। अब आर्थिक परिभाषा क्या है, उस देश के, मतलब कि जब कोई देश किसी देश पर कब्जा करके वहाँ के संसाधनों को अपने लाभ के लिए, वहाँ के कच्चे मालों को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, आर्थिक परिभाषा बोलते हैं। जो पैसे से जुड़े हुए, ठीक है, कच्चे मालों से हमें प्रॉफिट होता है, लेकिन अब प्रॉफिट किसका होगा, जिस देश ने कब्जा किया है। तो एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ मात्र देश, ठीक है, अपने आर्थिक विकास के लिए उपनिवेश के कच्चे माल और बाज़ारों का क्या करता है, दोहन करता है, इस्तेमाल करता है। अब सांस्कृतिक परिभाषा जाए, ठीक है, जब किसी अन्य देश पर कोई देश कब्जा कर लेता है, वहाँ की संस्कृति, भाषा, लिपि, उनको नष्ट करके अपनी संस्कृति, भाषा को क्या करता है, थोपता है। ठीक है, तो वो हो जाती है आपकी सांस्कृतिक परिभाषा। जब कोई देश अपनी संस्कृति, भाषा और मान्यता को शासित देशों के लिए के लोगों पर थोपता है, जिससे उसकी मौलिक पहचान प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये हमने देखा उपनिवेशवाद क्या होता है और उसकी 3 परिभाषा कैसे हो सकती है। अब देखते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, जिसका नाम क्या है, उपनिवेशवाद शासक यह दावा करते हैं कि उनका उद्देश्य शासित लोगों को सभ्य बनाना है। ठीक है, ये दावा हमेशा करते हैं कि हमने भारत के लोगों को क्या करा है, सभ्य बनाया है। ठीक है, इस अध्याय में प्राप्त प्रमाणों के आधार पर बताइए कि भारत के संदर्भ में ये सत्य था, क्यों या क्यों नहीं। ठीक है, हमें ये बताने की ये सत्य बात है, क्यों है और क्यों नहीं है। ठीक है, नहीं, ठीक है, आंसर लिखोगे आप नहीं, भारत के संदर्भ में ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। ठीक है, सभ्य बनाने का दावा अक्सर तब किया जाता है जब शोषण को छुपाना हो। ठीक है, अपनी बुरी चीज़ों को छुपाना हो तो उसको सभ्य बनाने का क्या बोल देते हैं, नाम दे देते हैं। ये क्यों नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण करना था, यहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल करके करना अपने लाभ के लिए था। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ की पारंपरिक शिक्षा और कुटीर उद्योग को क्या कर दिया, नष्ट किया। ठीक है, यहाँ पे लोगों को बहुत सारे कष्ट दिए उन्होंने। ठीक है, तर्क, ठीक है, क्यों, ठीक है, हालांकि उन्होंने सती प्रथा के अंत, ठीक है, इन्होंने क्या करा, सती प्रथा का अंत किया। ठीक है, जो हमारे समाज की जाती त्रुटि थी, अगर किसी महिला के पति की डेथ हो जाती थी तो उस महिला को भी उस आग में क्या कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। ये हमारे समाज की जाती बुराई थी, तो इसको भी उन्होंने क्या किया था, अंत किया था और आधुनिक शिक्षा जैसे कुछ सुधार किए। ठीक है, लेकिन इनका प्राथमिक उद्देश्य अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए बाबू तैयार करना था। मतलब इसका अर्थ ये है कि इन्होंने ना अपने फ़ायदे के लिए हमारी चीज़ों को बदलाव किया। ठीक है, ना कि हमारे लिए कराई ये चीज़ें। ठीक है, और ब्रिटिश वस्तुओं के लिए एक शिक्षित बाजार बनाना था। ठीक है, ये लोगों को शिक्षित इसलिए करते थे वो हमारे नौकर बन के रहे। ठीक है, ये था दूसरा क्वेश्चन आपका। तीसरा क्वेश्चन है आपका, भारत को उपनिवेश बनाने की ब्रिटिश नीति पूर्व उत्तर भारतीय शक्ति जैसे पुर्तगाल और फ्रांसीसियों से कैसे भिन्न थी। हमने जाना था कि पहले फ्रांसीसी आए थे, वो पहले पुर्तगाल आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, लेकिन वह अपने पैर नहीं जमा पाए, वो यहाँ पर शासन नहीं कर पाए। ठीक है, अंग्रेज़ों ने शासन कैसे किया, उनकी नीतियाँ क्या अलग थी, कैसे अलग थी। ठीक है, तो पहला था इनका व्यापारिक एकाधिकार। ठीक है, जब ये व्यापार करने आए थे तो ये एक एकाधिकार लेके आए थे, रॉयल चार्टर लेके आए थे कि और अदर कंपनी क्या नहीं कर पाएगी, हम पे यहाँ पर व्यापार नहीं कर पाएगी।
ठीक है, और यूरोपीय कंपनी आकर यहाँ पे व्यापार नहीं करेगी, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ठीक है, ये एक रॉयल चार्टर महारानी से लेकर आए थे। अंग्रेज़ों ने केवल व्यापार ही नहीं किया, बल्कि भारतीय राजनीति और प्रशासन ढांचे में गहरी पैठ बनाई। ठीक है, इन्होंने बस व्यापार ही नहीं किया, यहाँ की राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचों में भी अपने पैर को जमाया। अब ये क्या करते थे, संसाधन नियंत्रण। ठीक है, पुर्तगाल और फ्रांसीसी मुख्य रूप से व्यापारिक केंद्र थे, ठीक है, तक सीमित रहे। ठीक है, जो भी पुर्तगाल और फ्रांसीसी थे, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, व्यापार करना था। उनका ये सोच नहीं थी कि यहाँ पर शासन करना है। ठीक है, जबकि अंग्रेजों ने पूरे भूभाग पर क्या किया, कब्जा कर लिया और यहीं पे टैक्स वसूलना, ठीक है, शुरू कर दिया। ठीक है, अंग्रेज़ों को हमें टैक्स देना चाहिए था, क्योंकि वो हमारी ज़मीन पर आके क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। लेकिन टैक्स कौन देता था, हम ही लोग देते थे उन पे। ठीक है, वो इतने चालाक थे। ठीक है, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, उन्होंने चलाए औद्योगिक क्रांति की नीति अपनाई थी, मतलब कि नए नए इंडस्ट्री स्थापित करना, नई नई मशीन लाना। ठीक है, जिससे यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, ब्रिटेन में जाके वहाँ पे क्या करते थे, कुछ चीज़ तैयार करके और भारत में आके महंगे में बेच देते थे। ब्रिटिश नीति उनकी अपनी औद्योगिक क्रांति की ज़रूरत थी। ठीक है, कच्चा माल और तैयार माल का बाजार से प्रेरित थी। ठीक है, जो पुर्तगालियों के समय उतनी प्रबल नहीं थी। ठीक है, पुर्तगाली के समय इतनी प्रबल नहीं थे उनके कच्चा माल तैयार करने की प्रक्रिया। ठीक है, ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीयों ने अपने ही दमन का खर्चा उठाया। ठीक है, रेलवे एवं टेलीग्राफी जैसी ब्रिटिश आधारभूत संरचना परियोजना के संदर्भ में इस कथन का तात्पर्य क्या है। ठीक है, भारत ने ही अपनी दमन का, मतलब कि अपने विनाश का खर्चा खुद उठाया था। ठीक है, आपको रेलवे और टेलीग्राफी, मतलब कि टेलीफोन लाइन बिछाई थी इन्होंने, ठीक है, कनेक्शन के लिए। ठीक है, इसकी जैसे ब्रिटिश आधारभूत संरचना परियोजना के इस कथन का तात्पर्य क्या है। ठीक है, इस कथन का अर्थ है कि इन परियोजना के लिए पैसे और संसाधन भारत से लिए गए थे, लेकिन इनका उपयोग भारतीयों के दमन के लिए किया गया। ठीक है, उन्होंने हमारे टैक्स वगैरह हमसे लिए हमारे विकास के लिए, रेलवे और टेलीग्राफी के लिए, लेकिन क्या करा इन्होंने, हमें हमारा दमन किया। ठीक है, हमें दबाने के लिए उन पैसों का इस्तेमाल किया, जैसे कि आर्थिक बोझ। ठीक है, रेलवे के निर्माण के लिए पूंजी ब्रिटिश निवेशकों से ली गई थी, लेकिन उनका मुनाफे की गारंटी भारतीय करदाताओं के पैसे से दी जाती थी। ठीक है, इन्वेस्ट रेलवे में किसने किया था, ब्रिटिश लोगों ने किया था, लेकिन मुनाफा कौन दे रहा था उन्हें, रेलवे मुनाफा भारतीय लोग मुनाफा देंगे। ठीक है, इन्होंने आर्थिक बोझ डाल दिया था। नियंत्रण और दमन। ठीक है, रेलवे और टेलीग्राफी का उपयोग ब्रिटिश सेना को विद्रोह वाली जगह पर तेजी से भोजन और संचार के माध्यम से आंदोलन को कुचलने के लिए किया गया। ठीक है, जो हमने आंदोलन करा था 1857 का, या उससे पहले भी रिवोल्ट होते रहते थे। ठीक है, तो इन्होंने रेलवे और टेलीग्राफी का इस्तेमाल हमारे आंदोलन या विद्रोह को क्या कर दिया, रोकने के लिए किया। ठीक है, रेलवे कोई वरदान नहीं था, इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए रेलवे लाइन बिछाई थी यहाँ पे। यानी भारत के पैसे से बनी सुविधा ने ही अंग्रेज़ों की पकड़ मजबूत की, हमारे पैसों ने ही अंग्रेज़ों की चाकरी पकड़ को मजबूत किया। चलिए अब हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या था इनका, फूट डालो और राज करो काव्यांश का क्या अर्थ है। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा इसे किस प्रकार उपयोग में लाया गया, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कैसे ये फूट करो राज करो की नीति हमारे डेली लाइफ में लाए थे। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है कि समाज के विभिन्न समूह के बीच में मतभेद पैदा करना, दुश्मनी पैदा करना। ठीक है, फूट डालना उनके बीच में, ताकि वो एकजुट ना रह सकें। ठीक है, और वो क्या कर सके, आपस में ही लड़ाई करें। ठीक है, उपयोग क्या करा था अंग्रेज़ों ने, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक मतभेद को बढ़ावा दिया। जो आप वर्तमान में भी देखते हो, हिंदू और मुस्लिम के बीच में मतभेद है। ठीक है, थोड़ी ईर्षा रखते हैं दोनों एक दूसरे से, वो किन की बीज बोया हुआ है, वो अंग्रेज़ों का बोया गया है। उदाहरण के लिए 1905 का बंगाल विभाजन। 1905 में अंग्रेज़ों ने क्या किया था, बंगाल को दो भागों में बांट दिया था। ठीक है, जिसे धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया था, धर्म के आधार पर। जहाँ पर हिंदू है उसे अलग भाग में बांट दिया, और जहाँ पर मुसलमान है उसे अलग भाग में बांट दिया, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसके अलावा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, ठीक है, अलग अलग चुनाव करने की व्यवस्था लाई गई कि मुसलमान लोगों के लिए अलग चुनाव होगा, हिंदू लोगों के लिए अलग चुनाव होगा। ठीक है, उन्होंने जातीय समाज को बांटने में काम किया, ये जातीय नहीं होगा, यहाँ पे भारतीय होगा। ठीक है, उन्होंने भारतीय समाज को बांटने का क्या किया, काम किया। ये था हमारा पांचवा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपना छठा क्वेश्चन।
इसमें आपको निबंध लिखना है। ठीक है, भारतीय जीवन के किसी एक क्षेत्र को चुनिए। भारत के जीवन के एक क्षेत्र को चुनना, चाहे कृषि चुन लो, ठीक है, शिक्षा चुन लो, व्यापार या ग्रामीण जीवन चुन लो, कोई भी एक को चुन ले। ठीक है, उपनिवेश शासन ने इसे किस प्रकार प्रभावित किया? उपनिवेश शासन ने इसे किस प्रकार प्रभावित किया? क्या आज भी इन परिवर्तन के कुछ चिन्ह मतलब कि दृष्टिचार होते हैं? क्या आज जो उन्होंने परिवर्तन किए थे आज भी हमें वो परिवर्तन देखने को मिलते हैं? अपने विचार में एक लघु निबंध लिखिए या कविता लिखिए या चित्र के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, हमने क्या विषय चुना है? कृषि चुना है। ठीक है, तो पहले क्या था? भारत एक कृषि प्रधान देश था। ठीक है, पहले यहाँ के किसान अपनी ज़रूरतों के अनुसार खेती करते थे। ठीक है, अधिकतर आत्मनिर्भर थे, सेल्फ डिपेंडेंट थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों का शासन आया तब कृषि व्यवस्था में कई बदलाव हुए। ठीक है, अंग्रेज़ों ने किसानों से अधिक लगान वसूलना मतलब कि स्टार्ट कर दिया। नई नई व्यवस्था लागू करी, जैसे ज़मींदारी व्यवस्था, जिसमें क्या करना पड़ता था? किसानों को अपनी एक बड़ी फसल ना अंग्रेज़ों को देनी पड़ती थी। ठीक है, कुछ भी वो उगा रहे हैं, ठीक है, उस फसल का 1/4 या आधा अंग्रेज़ों को देना पड़ता था। ठीक है, अपनी फसल का बड़ा हिस्से कर के रूप में देना पड़ता था। अगर किसान समय पर लगान नहीं दे पाते थे तो उनकी ज़मीन भी छीन लेते थे ये। ठीक है, अंग्रेज़ों ने नकदी फसल जैसे नील, कपास, जूट की खेती को बढ़ावा दिया, जिससे क्या हो जाती थी? ज़मीन को बहुत नुकसान होता था, ज़मीन बंजर हो जाती थी। किसानों को मजबूर किया जाता था कि वह खाने वाली फसलों की जगह इन फसलों को उगाए। ठीक है, उन्हें ये मजबूर किया जाता था कि तुम नीली उगाओ, कपास ही उगाओ, खाने वाली फसलें ना उगाओ। इससे अंग्रेज़ों को क्या होता था? लाभ होता था, लेकिन किसानों को क्या होता था? नुकसान होता था। ठीक है, कई बार भोजन की कमी हो जाती थी। ठीक है, इन नीतियों के कारण किसानों की हालत बहुत ख़राब हो गई, वह कर्ज में डूब गए, उनका जीवन क्या हो गया? कठिन हो गया। ये हमने निबंध लिखा कि कृषि को किस प्रकार उन्होंने प्रभावित किया। यहाँ पे कर लगा के, ठीक है, उनकी फसलों का आधा ले लेते थे। अगर वो कर नहीं दे पाते थे तो उनकी ज़मीन ही छीन लेते थे। ठीक है, उन्हें ज़बरदस्ती नील वगैरह की खेती स्टार्ट कराई, क्योंकि नील की खेती पूरे विश्व में हर जगह बंद हो गई थी, लेकिन भारत में ज़बरदस्ती कराते थे, जिनसे उन्हें अधिक फ़ायदा होता था। और किसान जो अपनी खाने योग्य फसल उगाना चाहता था वो नहीं उगा पाता था, जिससे किसान कर्ज में डूब गया। ठीक है, आज का प्रभाव देखते हैं। ठीक है, आज भी कई किसान कर्ज में डूबे हुए हैं, आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। ठीक है, नकदी फसलों की खेती आज भी होती है। ठीक है, और किसान बाज़ार पर निर्भर है। ठीक है, ये आज भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है हमें। अब हम अपना 7वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये एक न्यूज़ रिपोर्ट तैयार करनी है आपकी कल्पना के अनुसार। ठीक है, आपको इमेजिन करना है। कल्पना कीजिए कि आप 1857 में एक संवाददाता है। ठीक है, न्यूज़ रिपोर्टर है। रानी लक्ष्मीबाई द्वारा झांसी में किए गए प्रतिरोध पर एक संक्षिप्त समाचार विवरण लिखिए। ठीक है, आपको एक समाचार लिखना उस समय। ठीक है, यह भी दर्शाइए कि यह विद्रोह किस प्रकार आरंभ हुआ, फैला और समाप्त हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, कैसे प्रसार हुआ इसका और एंडिंग कैसे हुई। मुख्य घटनाओं एवं नेताओं को रेखांकित करते हुए समय रेखा भी बताना है आपको। ठीक है, पहले हम न्यूज़ रिपोर्टर झांसी 1857। ठीक है, मुख्य समाचार चाहे आज की हेडलाइन चाहे रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। ठीक है, रिपोर्ट चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों द्वारा अपने राज्य पर कब्जा करने के प्रयास का बहादुरी से किया विरोध किया। उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए युद्ध में भाग लिया और कई लोगों को विद्रोह में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, यही बता रहे कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की, क्योंकि उनके राज्य पर उन्होंने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था, और बहादुरी से विरोध किया। ठीक है, और अपनी सेना का क्या किया? लीडरशिप किया, नेतृत्व किया। ठीक है, और कई लोगों को विद्रोह में शामिल होने के लिए प्रेरित भी किया। अब समय रेखा देखते हैं। ठीक है, 1857 के आरंभ में शुरुआत में क्या था? अंग्रेज़ों ने झांसी पर कब्जा करने का प्रयास किया। ठीक है, रानी ने इनकार कर दिया। ठीक है, अंग्रेज़ों ने झांसी पर कब्जा करने का प्रयास कर दिया था, लेकिन रानी ने बोला नहीं, हम नहीं करने देंगे। ठीक है, जून 1857 में क्या होता है? विद्रोह शुरू हुआ, सैनिक और नागरिक उनके साथ जुड़ गए। ठीक है, फिर जुलाई 87 में होता है, अंग्रेज़ों ने घेराबंदी करी, रानी ने जमकर लड़ाई लड़ी। ठीक है, फिर अगस्त 87 में क्या होता है? त्याग टोपे, ठीक है, जैसे सहयोगी उनके समर्थन करते थे। फिर मार्च 1858 में क्या हुआ? झांसी पर कब्जा हो गया। ठीक है, रानी लड़ाई जारी रखने के लिए भाग निकली। ठीक है, और प्रमुख नेता कौन कौन से थे? रानी लक्ष्मीबाई और त्यागे टोपे। ठीक है, ये था हमारे कल्पना बेस पे।
ठीक है, वहाँ की न्यूज़ रिपोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी हमें कल्पना करनी है। ठीक है, कल्पना कीजिए यदि भारत कभी भी यूरोपीय शक्तियों का उपनिवेश नहीं बना होता, तब वह किस प्रकार अपने पथ पर विकसित हुआ होता। जब ये इमेजिन करना, अगर अंग्रेज नहीं आए हुए होते तो हम कैसे होते अभी। ठीक है, कैसे विकसित हुए होते। ठीक है, लगभग 300 वर्ड में आपको लिखना है, एक लघु कथा। ठीक है, बहुत समय पहले एक ऐसे भारत की कल्पना कीजिए जो कभी यूरोपीय शक्तियों का उपनिवेश नहीं रहा है। ठीक है, इस भारत ने अपनी मेहनत और ज्ञान के बल पर खुद ही विकास का रास्ता चुना, जहाँ अलग अलग राज्य थे, लेकिन वे आपस में लड़ाई के बजाय सहयोग करते थे, सपोर्ट करते थे एक दूसरे को। समय के साथ उन्होंने एक मजबूत ग्रुप बनाया, संघ बनाया। ठीक है, जिससे पूरे देश में क्या हुई, शांति और एकता बनी रही। शासक, शिक्षक, कृषि और व्यापार को बढ़ावा देते थे, इसलिए लोग क्या रहते थे, खुशहाल जीवन जीते थे। भारत में गुरुकुल थे, विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी। बच्चे गणित, विज्ञान, चिकित्सा, मेडिकल फील्ड की कला शिक्षा लेते थे। ठीक है, भारतीय विद्वानों नए नए आविष्कार करते थे और उनका ज्ञान दुनिया के लिए अन्य देशों तक पहुंचाया जाता था। ठीक है, आयुर्वेद और योग बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। व्यापार के क्षेत्र में भी भारत बहुत आगे था। भारतीय व्यापारी अपने जहाज़ से दूर दूर देश तक जाते थे। वहाँ क्या किस चीज़ का व्यापार करते थे, मसाले, कपड़े और हस्तशिल्प का व्यापार करते थे। ठीक है, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बने रहे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि भारत पर किसी विदेशी शक्ति का शासन नहीं था, इसलिए यहाँ की भाषा और संस्कृति बनी रही। ठीक है, कोई दबाव नहीं हुआ। ठीक है, किसी और चीज़ का दबाव नहीं बना यहाँ पे। ठीक है, लोग अपनी परंपरा पर गर्व करते थे, जो हमारी संस्कृति है उस पर हम जब प्राउड करते थे और आगे बढ़ते थे। ठीक है, समय के साथ भारत ने अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था विकसित की, जहाँ जनता अपने नेताओं को चुनती थी। यहाँ व्यवस्था न्याय और समानता पर आधारित थी। ठीक है, आज का यह कल्पनित भारत एक शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और शिक्षित देश है। ठीक है, यह कहानी हमें सिखाता है कि एकता, शिक्षा और आत्मविश्वास में कोई भी देश महान बन सकता है। ये हमने एक कल्पना की रही है। ठीक है, कैसे अंग्रेज़ों ने हमारा शोषण किया था, लेकिन अगर वो नहीं करते तो हम कितना विकसित होते। ठीक है, अपने कृषि ज्ञान के माध्यम से हम क्या करते, अपने आर्थिक विकास करते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये भी आपको रोल प्ले करना है। ठीक है, हमारे एक जो भारतीय व्यक्तित्व थे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, जो अर्थशास्त्री थे, और एक ब्रिटिश अधिकारी के बीच में एक संवाद बताना है आपको। ठीक है, रोल प्ले करना है, उनके बीच में बातचीत कैसे हुई। ठीक है, तो हम देखते हैं भूमिका अभिनय। ठीक है, रोल प्ले के ब्रिटिश अधिकारी और दादा भाई नौरोजी के बीच में संवाद, बातचीत। ठीक है, एक सभा है। ठीक है, जहाँ भारत के आर्थिक हालात पर क्या हो रही है, चर्चा हो रही है। ठीक है, जैसे कि ब्रिटिश अधिकारी बोलता है, नौरोजी जी, आप बार बार कहते हैं कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए हानिकारक है, लेकिन हमने यह रोल प्ले, ठीक है, नहीं, हमने यहाँ रेल और डाक व्यवस्था और कानून जैसी सुविधा दी है। क्या यह प्रगति नहीं है। फिर दादा भाई नौरोजी बोलते हैं, सुविधा देना अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य भी देखना चाहिए। ठीक है, जो आपने हमें सुविधा दी है वो अपने फ़ायदे के लिए दी है, ना कि हमारे विकास के लिए। आपने जो विकास किया है वह अपने लाभ के लिए किया था, ना कि भारतीयों के हित के लिए। फिर ब्रिटिश अधिकारी बोलता है, आपका क्या मतलब है। हमने तो भारत को आधुनिक बनाने का प्रयास किया। दादा भाई नौरोजी कहते हैं, मेरा मतलब है धन निकासी सिद्धांत। ठीक है, ड्रेन थ्योरी, मतलब आपने यहाँ से धन की क्या करी है, निकासी करी है। ठीक है, भारत की संपत्ति लगातार इंग्लैंड भेजी जा रही है। ठीक है, यहाँ के संसाधनों का उपयोग हो रहा है, लेकिन उसका लाभ भारतीयों को नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश अधिकारी बोलता है, लेकिन हम प्रशासन चला रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, इसके लिए खर्च तो होता है। दादा भाई नौरोजी बोलते हैं, खर्च भारत से ही वसूला जाता है। ठीक है, ऊंचे पदों पर अंग्रेजी अधिकारी हैं, ठीक है, जिनका वेतन भारत से ही जाता है। ठीक है, इससे भारतीय गरीब होते जा रहे हैं। ब्रिटिश अधिकारी बोलते हैं, तो आप क्या चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि भारत को अपने देश में शासन में भाग लेने का अधिकार मिले, संसाधनों का उपयोग भारत के विकास के लिए हो, ना कि विदेशों के लिए। ठीक है, फिर बोलता है, आपकी बात विचार करने योग्य है। ठीक है, यह समझौता दिखाता है कि भारतीय नेता ने तर्क, सच्चाई के आधार पर ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया और स्वतंत्रता की क्या रखी, नींव रखी।
चलिए हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है उपनिवेशिक काल में अपने राज्य या क्षेत्र के किसी स्थान पर प्रतिरोध आंदोलन, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी आंदोलन हुआ, जनजातीय आंदोलन हुआ हो, कृषक आंदोलन हुआ हो या रियासती आंदोलन हुआ, ठीक है, उसका विश्लेषण करना है, ठीक है, और निम्नलिखित बिंदु को शामिल करना है। चाहे इसकी विशिष्ट कारण बताना है हमें, आंदोलन का नेतृत्व बताना है, उनकी मांग बतानी है, ठीक है, ब्रिटिश की प्रतिक्रिया बतानी है, ब्रिटिश ने क्या किया उस आंदोलन को देखकर, ठीक है, आज ये घटना किस प्रकार समरक की जाती है, ठीक है, किस प्रकार वो घटना आज देखी जाती है, ठीक है। हम एक स्थानीय प्रतिरोध देखते हैं झारखंड का, ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र का मुंडा विद्रोह, जो 1899 से 1900 में हुआ था, ठीक है। कारण था ब्रिटिश जमींदारी और साहूकारों द्वारा शोषण, ठीक है, जो भी ब्रिटिश जमींदार थे और साहूकार थे उनके द्वारा शोषण किया गया, उच्च भूमि कर और आदिवासी भूमि को क्या किया गया, नुकसान पहुंचाया गया। इसके नेता थे बिरसा मुंडा, ठीक है। मांगे थी आदिवासी भूमि अधिकारों को बहाल किया जाए, ठीक है, जो भी आदिवासी भूमि है, ठीक है, उनको बहाल किया जाए, उनको छोड़ा जाए अंग्रेज़ों द्वारा, करों में कमी की जाए, जो भी टैक्स लगाए जा रहे हैं उसमें कमी की जाए, आदिवासी रीति रिवाजों की रक्षा की जाए, ठीक है। ब्रिटिश प्रतिक्रिया चाहती, विद्रोह को दबा दिया गया, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। आज भी बिरसा मुंडा की जयंती में उनके सम्मान में समारोह आयोजित किए जाते हैं, उनके नाम पर स्मारक स्कूल बनाए गए हैं, लोकगीत उनकी स्मृति को जीवित रखता है, ठीक है। ये था हमारा 10th क्वेश्चन, ठीक है। इसी के साथ हमारे पूरे क्वेश्चन आंसर होते हैं कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।